नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही YouTube चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन पे, जहां पे आपको पासपोर्ट एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, पुलिस वेरिफिकेशन समेत डिफरेंट कंट्रीज के वीजा कैसे अप्लाई करना है, इस बारे में आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी जाती है। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक, कुछ ऐसे कॉमन गलतियां जो लोग करते हैं जाने अनजाने में, जिस कारण जो है उनका पासपोर्ट जो है, जो कि नॉर्मली हफ्ते 10 दिन के अंदर बनकर आ जाना चाहिए, लेकिन जो है उनका पासपोर्ट ऑन होल्ड हो जाता है, अंडर रिव्यू हो जाता है, या फिर उनको जो है आरपीओ से सो कॉज नोटिस तक आ जाता है, या फिर कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिसके कारण जो है आपका एप्लीकेशन को ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो आपको गलती नहीं करनी है। कौन कौन से ऐसे कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि जाने अनजाने में लोग करते हैं, और अगर आप पहली बार बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं, आने वाले दिनों में नया पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं, तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाला हूं जो कि आपको नहीं करना है, और लोग जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके कारण जो है उनका पासपोर्ट होल्ड हो जाता है और अंडर रिव्यू हो जाता है, और भी बहुत तरह की परेशानियां जो है उनको सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो पहला गलती लोग ये करते हैं कि जिनको रिक्वायरमेंट नहीं भी होती है, जिनको आवश्यकता नहीं भी होती है, वो लोग भी नॉन ईसीआर कैटेगरी के अंदर पासपोर्ट अप्लाई कर देते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ उनके लिए होता है जो कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, गल्फ कंट्रीज में एज कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, एज अ कंस्ट्रक्शन लेबर, ठीक है, एज कह सकते हैं जो कि लेबर वर्क के लिए जाना चाहते हैं वर्क परमिट पे, सिर्फ उनके लिए ये कैटेगरी स्पेशली बनाया गया है, ताकि वैसे लोग जो कि कम पढ़े लिखे हैं या जो 10वीं पास नहीं है, वो लोग भी ऐसे सिचुएशन में जाकर वहां पे एजेंट के चक्कर में फंसकर जो है अपना पैसा बर्बाद ना करें। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो नॉन ईसीआर कैटेगरी है, जिसमें आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट लगती है, ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए मैंडेटरी होता है। वैसे लोग जिनका पर्पस पासपोर्ट बनवाकर अलग अलग कंट्रीज में घूमना फिरना है, टूरिस्ट वीजा पे, एज ए टूरिस्ट जिसको एक्सप्लोर करना है, उनके लिए यहाँ पे नॉन ईसीआर पासपोर्ट का कोई भी यहाँ पे कह सकते हैं जरूरत नहीं होता है। और 99% ऐसे लोग होते हैं जो पासपोर्ट सिर्फ और सिर्फ किसी विदेश में घूमने के लिए ऑन कह सकते हैं टूरिस्ट वीजा पे। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ घूमने फिरने के पर्पज से बना रहे हैं आप पासपोर्ट, लेकिन यहाँ पे आपने अपना मार्कशीट ऐड करके उसको नॉन ईसीआर में कर दिया। तो इसका रिजल्ट क्या होगा दोस्तों? इसका रिजल्ट ये होगा कि आपका एप्लीकेशन जो है वो डिले होगा। जो काम आपका 1 हफ्ते के अंदर हो जाना चाहिए था, अब उसमें एक्स्ट्रा टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि आपने जो मार्कशीट वहां पे जो प्रोवाइड किया है, ठीक है, अब वो मार्कशीट जो है आगे जाएगा वेरिफिकेशन होने के लिए, अटेस्टेड होने के लिए उस पर्टिकुलर बोर्ड ऑफिस में जहां से आपने 10th पास किया था। तो सपोज करो कि आप आज 2024 में पासपोर्ट अप्लाई किए हो और आपने आज से 10 साल पहले 2014 में 10th पास किया था, तो 10 साल पुराना आपका सर्टिफिकेट जो मार्कशीट है, ये ओरिजिनल है या फेक है, इसको पता करने के लिए जो है पासपोर्ट डिपार्टमेंट आरपीओ जो है आपके उस मार्कशीट की कॉपी आपके उस बोर्ड को भेजती है वाया स्पीड पोस्ट। तो सपोज करो कि आपने 10th पास किया था आज से 10 साल पहले तमिलनाडु बोर्ड से, और आज आप रह रहे हो यूपी में, ठीक है, और आपने यूपी में पासपोर्ट अप्लाई किया। तो यहाँ पे दिक्कत ये होगी कि आपका जो आरपीओ होगा वो चेन्नई भेजेगा आपके उस मार्कशीट को वेरिफिकेशन के लिए, और ये जो बीच में जो टाइम लगता है भेजने का, फिर वहां से जब तक वेरीफाई होकर आपका वापस आरपीओ के अंडर में ना आ जाए, तब तक जो है इतने ड्यूरिंग इस इंटरवल टाइम के बीच में आपका जो एप्लीकेशन है अंडर रिव्यू रहेगा। अंडर रिव्यू इन द सेंस कि अभी हम इस पे रिव्यू कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो गलती करते हैं, उनका एप्लीकेशन इसी तरीके से रिव्यू में चला जाता है। और चूंकि दोस्तों ये प्रोसेस काफी स्लो है, यहाँ पे तो आरपीओ ने भेज दिया, अब वहां जो आपका बोर्ड ऑफिस है उनके पास बहुत सारे काम होते हैं, एग्जाम कंडक्ट करवाना, टीचर्स का अपॉइंटमेंट करना, पासपोर्ट के लिए मार्कशीट वेरिफिकेशन करना उनका प्राइमरी काम नहीं है, ये उनको मजबूरी में करना होता है चूंकि ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है। तो ऐसे में आपको एक एक्स्ट्रा अपना टाइम डिले बचाने के लिए, अगर आपको ज्यादा जरूरत ना हो, अगर आपको एज ए लेबर जॉब, एज अ
कह सकते हैं किसी कंस्ट्रक्शन लाइन में जॉब करने अगर आपको दुबई नहीं जाना है, सऊदी अरब नहीं जाना है, ओमान, मस्कट, ऐसे कंट्रीज नहीं जाने हैं, पर्पज आपका क्लियर है, सिर्फ और सिर्फ आपको घूमना फिरना है, तो यहाँ पे आपको ECR पासपोर्ट अप्लाई करना होगा, जो कि सबसे बेस्ट पासपोर्ट होता है। और सबसे अच्छी बात यह होती है कि ECR पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए आपको अपना कोई भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट, 10th का, 12th का या फिर ग्रेजुएशन का कोई भी डिटेल शेयर नहीं करना होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे जो एक एक्स्ट्रा जो टाइम टेकिंग प्रोसेस था आपके मार्कशीट का वेरिफिकेशन करने के लिए बोर्ड ऑफिस भेजने का, ये अब आपके एप्लीकेशन से खत्म हो गया। ठीक है, तो ये आपको पहला गलती है जो लोग करते हैं, ये आपको नहीं करना है। आपको ECR पासपोर्ट अप्लाई करना है विदाउट 10th मार्कशीट, क्योंकि ये जो है एक तरीके से आपके एप्लीकेशन को ना एक स्पीड प्रोवाइड करता है। दूसरा यहाँ पे दोस्तों जो लोग गलती करते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद, पेमेंट करने के बाद जब बारी आती है फिजिकल अपॉइंटमेंट का, जहां पे आपको वहां पे प्रेजेंट होना होता है, ठीक है, तो आपको एक फिक्स टाइम का एक स्लॉट दिया जाता है, उस टाइम पे आपको वहां पे जाना होता है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो बहुत सारे लोग जो है थोड़ा सा अपना टाइम बचाने के लिए अपने ही शहर में पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र के अंदर अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। आपको हमेशा जो मेन और एक कह सकते हैं जो डेडिकेटेड PSK होता है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट का ही काम होता है, आपको उसके अंदर अपना अपॉइंटमेंट लेना है। हो सकता है कि वो आपके घर से, आपके गांव से थोड़ी दूरी पे हो, ठीक है, 50-100 किलोमीटर आपको ट्रेवल करना पड़े, लेकिन यहाँ पे ये होगा कि आपका आने वाले समय में बहुत टाइम बचेगा। नॉर्मली जो है गवर्नमेंट ने लोगों को सहूलियत प्रोवाइड करने के लिए जो है पोस्ट ऑफिस, जहाँ पे नॉर्मली आप स्पीड पोस्ट वगैरह भेजते हैं, चिट्ठी वगैरह, आप लेटर वगैरह भेजते हैं, वहां पे एक अलग से काउंटर लगा दिया है ताकि लोगों को ज्यादा ट्रेवल ना करना पड़े। ठीक है, तो एक अलग से काउंटर लगा दिया गया है वेरिफिकेशन के लिए। अब चूंकि वहां पे क्या है, जितने भी स्टाफ होते हैं वो सब जो है पोस्ट ऑफिस वाले ही होते हैं। वहां पे कोई एक ऑथोराइज्ड पासपोर्ट का बंदा, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर वहां पे जो स्पेशली पासपोर्ट डिपार्टमेंट को डील करता हो, वो वहां पे नहीं बैठता है। तो एक तरीके से वहां पे केवल एक रॉ डाटा कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद जो है उस डेटा को PSK ही भेजा जाता है, जिस PSK से वो जो है लिंक रहता है। ऐसे में अब आपका जो डाटा है पहले यहाँ पे स्टोर होगा, उसके एक हफ्ते बाद जो है वो PSK को ट्रांसफर किया जाता है, जब वहां पे 50-100 एप्लीकेशन का डेटा आ जाता है। तो वही अगर आप डायरेक्टली अगर आप PSK में जाते तो आपका डेटा जो है डायरेक्टली PSK के पास चला जाता और उसके बाद जो है RPO में आपके डेटा जाने के बाद आपका जो है एप्लीकेशन को आगे प्रोसीड कर दिया जाता है। लेकिन पोस्ट ऑफिस क्या है, क्योंकि इनके पास अथॉरिटी नहीं होती है कोई भी एक वेरिफिकेशन करने का, किसी और प्रकार का कोई एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल काम इनके पास नहीं होता है। पोस्ट ऑफिस में केवल और केवल आपकी फोटो ली जाती है, आपके अंगूठों के निशान लिए जाते हैं और आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप जो वहां पे ले जाते हो उसकी एक फोटो कॉपी ले ली जाती है और फिर इसको भेजा जाता है PSK के अंदर, जहां पे पासपोर्ट ऑफिसर होते हैं। ठीक है, तो इन बिटवीन ये जो टाइम लगता है ना, हफ्ते 10 दिन का, ये आप अपना सेव कर सकते हो PSK के अंदर डायरेक्टली अपॉइंटमेंट लेकर। तो कभी भी आप जो है ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद, पेमेंट करने के बाद अपना अपॉइंटमेंट आप पोस्ट ऑफिस में मत लेना, ये आपको एक्स्ट्रा टाइम लेगा। और बहुत सारे लोग जो कि पोस्ट ऑफिस के अंदर अपना अपॉइंटमेंट लेते हैं, उनका जो ऑनलाइन स्टेटस जब वो शो करते हैं तो हमेशा शो होता है कि एप्लीकेशन हैज बीन कलेक्टेड एट कैंप। तो ये कैंप का मतलब यही हुआ कि ये प्रॉपर एक पासपोर्ट ऑफिस नहीं था, एक तरीके से गवर्नमेंट की ओर से कैंप लगाया गया है, जहां से डेटा जो है फिर यही आना है। आपने देखा होगा कहीं कहीं मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं जहां पे डॉक्टर लोग बैठते हैं, तो एक्चुअल में उनकी जगह वो नहीं है, वो एक कह सकते हैं टेम्पररी कैंप लगाया गया है, लेकिन उनका असली जगह जो है, जो भी आपका सैंपल जो लेते हैं वहां पे, वो जाता है हॉस्पिटल में ही। तो कैंप में जाने के बजाय आप डायरेक्टली हॉस्पिटल जाओगे तो वहां पे आपका जल्दी और अच्छे से इलाज हो पाएगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे जो तीसरा गलती लोग करते हैं कि बहुत तरह के डॉक्यूमेंट्स अपने साथ कैरी कर देते हैं, लाइक कि अगर वो अपना आधार कार्ड भी लेके चले गए, पैन कार्ड भी लेके चले गए, ठीक है, अपना वोटर ID कार्ड भी लेके चले गए, राशन कार्ड भी लेके चले गए। तो गाइज लोग नॉर्मली ये सोचते हैं ना कि जितना ज्यादा वो डॉक्यूमेंट कैरी करेंगे, जितना ज्यादा डॉक्यूमेंट वहां पे प्रोवाइड करेंगे, उतना जल्दी जो है उनका काम होगा, लेकिन होता ठीक उसके उल्टा है।
बेसिकली यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ अपना आधार कार्ड ही आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट और मेन डॉक्यूमेंट माना जाता है, क्योंकि आपका जो आधार कार्ड है ये आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, मतलब आपके पहचान का प्रमाण पत्र, और आपका आधार कार्ड के पीछे जो आपका एड्रेस है ये आपका जो है एड्रेस का वेरिफिकेशन, मतलब कि प्रूफ ऑफ एड्रेस हो गया। साथ ही आप एक इंक्लूड पैन कार्ड कर दो। फायदा ये होगा कि आपका चूंकि पैन कार्ड जो है आपके आधार कार्ड से नॉर्मली लिंक होता है, तो जो भी डिटेल्स हैं दोनों में बिल्कुल सेम होते हैं। आपका जो आधार कार्ड में जो नाम है बिल्कुल सेम स्पेलिंग पैन कार्ड में भी होता है। आपका जो आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ है सेम डेट ऑफ बर्थ आपके पैन कार्ड पे भी रहेगा। अब चूंकि पैन कार्ड पे तो एड्रेस होता नहीं है, केवल आधार कार्ड के पीछे एड्रेस होता है, तो इस तरीके से उनके पास जो जो इंफॉर्मेशन उनको चाहिए था वो मिल गया। अब आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में लगा दो कि वोटर आईडी कार्ड। अब चूंकि वोटर आईडी कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कुछ ना कुछ स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं। तो सपोज करो कि आपके आधार कार्ड में एड्रेस कुछ और है और आपके वोटर आईडी कार्ड में एड्रेस कुछ और है, या फिर पूरा सिमिलर मैच नहीं कर रहा है। दोस्तों, पासपोर्ट मेकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अगर एक सिंगल कॉमा, एक सिंगल स्पेलिंग अगर मिस्टेक होता है तो उस एप्लीकेशन को वहीं पे रोक दिया जाता है। यहाँ पे छोटी मोटी गलतियों को बर्दाश्त नहीं किया जाता है। अगर आपका वोटर आईडी कार्ड में भी बिल्कुल डिट्टो, लाइन बाय लाइन, स्पेलिंग बाय स्पेलिंग सब कुछ बिल्कुल एक्यूरेट है, तभी आप उसको प्रोड्यूस करो, नहीं तो मत लेकर जाओ। उसके बाद दोस्तों जो चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी पासपोर्ट मेकिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट एक पार्ट कह लें, एक चरण कह लें, वो होता है पुलिस वेरिफिकेशन का। मतलब कि जब तक आपका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं पूरा होगा, पुलिस का एक पॉजिटिव रिपोर्ट आगे क्लियर रिपोर्ट आरपीओ को नहीं भेजा जाता है, तब तक जो है आपका एप्लीकेशन को अधूरा माना जाता है। तब तक जो है आपके एप्लीकेशन पे आगे कंसीडर नहीं किया जाता है, तब तक कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन ना हो जाए। तो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए लोग क्या करते हैं, जैसे ही अपॉइंटमेंट पूरा हो जाता है तो लोग इंतजार करते हैं कि अब मेरे पास पुलिस का कॉल आएगा, कब आएगा कब आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ज्यादा टाइम इंतजार नहीं करना है। नॉर्मली लोग सामने से ही इंतजार करते हैं। तो आपके जैसे आपके थाने में न जाने कितने एप्लीकेशन आए होंगे, ठीक है। पुलिस वालों के पास बहुत सारे काम होते हैं, उनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, ट्रैफिक भी देखना है, लोगों को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करना है। पासपोर्ट मेकिंग तो चलो एक अलग से उनको काम दे दिया गया है, ठीक है। तो अब उनके पास क्या होता है ना कि जब बहुत सारी इकट्ठी एक बार जब फाइलें आ जाती हैं तो वो हफ्ते में केवल एक दिन, मंगलवार के दिन ही, नॉर्मली सब थानों का अलग अलग होगा लेकिन जहां तक मैं जानता हूं केवल वो मंगलवार को जो है वो लोगों को कॉल करना शुरू करते हैं, फिजिकली विजिट करते हैं। तो सपोज करो कि अगर बुधवार को उनके पास आपका फाइल वेरिफिकेशन फाइल गया है तो लगभग एक हफ्ता तो आपका पुलिस स्टेशन में ही फाइल वहीं पे अटक गया। तो आपको जो है इंतजार नहीं करना है, 1 से 2 दिन का वेट करना है। अगर आपको पुलिस से कॉल नहीं आता है तो डायरेक्टली जो है आपको अपने नज़दीकी थाने में विजिट करना है, वहाँ पे बताना है कि सर मेरा पासपोर्ट का यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन करना है। चूंकि वो आपका डेटा ऑलरेडी उनके पास होगा ही, उनके लिए भी आसानी होगा, जो भी उनको डॉक्यूमेंट चाहिए होगा आप वहीं पे प्रोड्यूस करके जो है आप हाथों हाथ वहाँ पे अपना पुलिस वेरिफिकेशन आप एट ए टाइम करवा सकते हो। तो ये जो एक लंबा टाइम था कि आप उनका इंतजार करोगे, वो आपको कॉल करेंगे, तो उसके इंतजार में आपको नहीं रहना है। पासपोर्ट आपका है, एप्लीकेशन आपका है, तो यहाँ पे इनिशिएटिव भी आपको ही लेना होगा। अपने साइड से थोड़ा सा आपको एक एक्टिव रहना होगा, ठीक है, क्योंकि आपके जैसे उनके पास बहुत सारे आवेदन हैं लेकिन आपका अपना आवेदन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप अपने नजदीकी थाने में विजिट कर लेना डॉक्यूमेंट्स के साथ, ठीक है। वो आपको गाइड कर देंगे कि हम चलो ठीक है आपके घर पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल पुलिस वेरिफिकेशन भी किया जाता है। तो फिर उसके बाद जैसे ही फिर आपका पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपकी फाइल जाएगी आगे लोकल इंटेलिजेंस यूनिट में। जैसे ही वहां से क्लियरेंस मिलता है आपका पुलिस वेरिफिकेशन का रिपोर्ट आगे आरपीओ को जाएगा। अब चूंकि आपका मार्कशीट वाला तो काम यहाँ पे है नहीं, अगर आपने मार्कशीट दिया होगा तो वो एक अलग लेवल का इंतजार हो जाएगा, लेकिन अगर आपने मार्कशीट नहीं दिया है तो आपका अपॉइंटमेंट भी हो गया, पुलिस वेरिफिकेशन भी हो गया। और जब दोनों चीजें आपस में मिल गई तो उसके बाद जो है आपका पासपोर्ट का प्रिंटिंग और लेमिनेशन का जो काम है पैकिंग का वो कर दिया जाता है। और इस तरीके से नेक्स्ट 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर जो है वाया स्पीड पोस्ट आपके घर पे आपका पासपोर्ट आपको मिल जाता है। सो दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो से आपको एक आइडिया मिल चुका होगा कि आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है।
ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं, मिनिमम डॉक्यूमेंट लेकर चलना है और पुलिस वेरिफिकेशन में थोड़ा सा एक्टिव रहना है। और इस तरीके से आप लगभग हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर जो है आपका पासपोर्ट आपके घर पे बनकर आ जाएगा। और दोस्तों, अगर आप पासपोर्ट बनवाने संबंधित किसी और समस्या का सामना कर रहे हैं या फिर आपको कुछ और इशू अगर आप फेस कर रहे हैं, आपका पासपोर्ट नहीं बन पा रहा है या फिर कुछ भी इशू आ रहा है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी आपकी हेल्प करने के लिए। और गाइज, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊं तो आप उसे मिस ना कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।